अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे, जिसमें हमने पढ़ना है मेट्रिक ऑन अ सरफेस और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फॉर अ सरफेस या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड फॉर अ सरफेस। ये चीज़ हमने ना पढ़नी है आज। सबसे पहले हम कुछ नोटेशंस को देखेंगे। इसमें कुछ नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं, उसको हम देखेंगे और उससे आगे फिर हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी है। किसकी इक्वेशन है? ये सरफेस की इक्वेशन है। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर यू कोमा वी। अब ये इक्वेशन किसकी है? सरफेस की इक्वेशन है। अगर हम इसको थोड़ा सा डीप कंसेप्ट में जाना चाहें तो सरफेस का सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था सरफेस का, ये उसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? अ सरफेस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हुज कोऑर्डिनेट, ये हमारे जो आज का लेक्चर है इसमें भी यूज़ होंगी। हुज कोऑर्डिनेट आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ये दो पैरामीटर्स पे होती है और दो जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। वो कौन से हैं? यू और वी। जो वो पैरामीटर्स हैं वो यू और वी हैं। ठीक है। ये हमें सरफेस क्या कहती है कि सरफेस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स यू एंड वी। इसके रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ ये सारा कुछ। ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे, ये पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है। और ये यू और वी हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब जो हमारे पास नोटेशंस हैं, अब अगर हम नोटेशंस को देखें तो मैं कहता हूँ कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डेरिवेटिव, पार्शियल रिस्पेक्ट इसके यू के लिहाज से लूँगा। जब यू के लिहाज से मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वो पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू आएगा। उसको मैंने नाम दे दिया R1 का। और जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू वी, तो मैं कह दूँगा कि वो R2 है। ठीक है। जब मैं पहला डेरिवेटिव लूँगा यू के लिहाज से तो उसको R1 कह दिया, जब वी के लिहाज से लूँगा तो उसको 2 कह दिया, R2 कह दिया। उसके बाद जब हम ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब R1 का जो हमने डबल डेरिवेटिव अगर दोबारा डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा? R11 आ जाएगा, या इसको R1 डॉट R1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये पार्शियल R ओवर पार्शियल यू का स्केयर हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेंगे इसी विद रिस्पेक्ट टू वी के लिहाज से ही, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल स्केयर R ओवर पार्शियल वी का स्केयर। ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। अगले जितने भी टॉपिक हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं आएंगे आगे, वो सारे के सारे इसी नोटेशंस को देख के और इसी नोटेशंस को यूज़ करके आएंगे, वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। ठीक है। और अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या है? अगर इसका R1 है ना, ये अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं V लूँ, मतलब ये R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U लिया हुआ है, जब इसी R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं V ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये R2 डॉट R1 हो जाएगा। ठीक है। R वेक्टर्स इसको R21 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने R21 लिखा हुआ है। और ये जब इसका डेरिवेटिव पार्शियल R और पार्शियल U है तो इसका मैं डेरिवेटिव, अब ये पहले इसका डेरिवेटिव R2 है, तो R2 हमारे पास क्या है? पार्शियल R और पार्शियल V। और दूसरी चीज़ R हमारे पास क्या है? R1 पार्शियल R वेक्टर ओवर पार्शियल U। तो ये देखिएगा, जब ये क्या हो जाएगा? पार्शियल स्केयर R ओवर पार्शियल V पार्शियल U आ जाएगा। जब इस R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं U लूँगा तो ये क्या? R1 आ जाएगा। R1 क्या शो कर रहा है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U है, और ये क्या आ जाएगा? पार्शियल R स्केयर R ओवर पार्शियल UV आ जाएगा। पहले VU था, अब UV आ गया। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज़ है कि जो हमारे पास जो ये पोजीशन वेक्टर, ये R वेक्टर R12 आया है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले क्या आया है? पहले विद रिस्पेक्ट टू V आया है, फिर U आया है। इधर क्या आया है? पहले U के लिहाज से, फिर V के लिहाज से। इधर नीचे क्या लिखा हुआ? विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास R वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ये क्या है? UV के लिहाज से है और ये VU के लिहाज से है। दोनों के दोनों क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या है? सेम है। ये जब हम आगे सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम कैसे हैं। ठीक है। ये बस ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या है?
ये सेम होते हैं अगर R12 लिखूं या R21 लिखूं। ठीक है, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसका प्रूफ है, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस की इक्वेशन दी हुई है। इसको मैं एक ग्राफिकली थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला, इस पॉइंट को मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूँ, ये मेरे पास क्या है पॉइंट आ जाएगा P, और ये R हमारे पास क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा R कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सरफेस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या हमने कह दिया P, हुज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा R, आर द फंक्शंस ऑफ वो। ठीक है, और एक पॉइंट हमने बिल्कुल नेबरहुड पे इसकी पॉइंट ले लिया, उसको कह दिया हमने क्यू का नेम दे दिया। और अब इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर होगा। ठीक है, आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स। तो अब जो ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल आर इज इक्वल टू पार्शल आर ओवर पार्शल यू डी यू प्लस पार्शल आर ओवर पार्शल वी डी वी है जो हमारे पास, ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है। क्या हमारे पास, ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है। अब देखिएगा पार्शल आर ओवर पार्शल यू, ये पार्शल आर ओवर पार्शल यू किसके बराबर था R1 के, तो मैंने इधर पुट कर दिया R1। अब देखिएगा यहाँ क्या था पार्शल आर ओवर पार्शल वी, तो पार्शल आर ओवर पार्शल वी किसके बराबर है R2 के, तो इधर मैंने क्या पुट कर दिया R2। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये आर्क है, ये सरफेस के ये क्या है हमारे पास आर्क है, और जब ये पॉइंट मैं इसके साथ यहाँ पे मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉर्ड्स बन जाएगा। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ एक लिखा है, एक चीज़ लिखी है आर्क ऑफ पी क्यू, आर्क ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड्स ऑफ पी क्यू। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट है बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में, मतलब बिल्कुल सेम है। जो हमने इसको इक्वल पुट किया है कि इतने बिल्कुल इतने स्मॉल इनके मतलब डिफरेंस है ना, तो हमने कह दिया कि वो इनएलिजिबल, मतलब हमने कह दिया कि वो इक्वल है। क्या ये इस आर्क का और ये इस कॉर्ड का, ये क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है आर्क, और ये हमारे पास क्या होता है कॉर्ड्स। ठीक है, तो अब मैं कह दिया आर्क ऑफ पी क्यू, क्योंकि दोनों के पॉइंट बिल्कुल सेम है, आर्क ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड्स ऑफ पी क्यू, आर्क ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड्स ऑफ पी क्यू। अब देखिएगा जब आर्क होती है वो हमारे पास डेल एस आता है। आर्क का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, जो आर्क ऑफ पी क्यू है वो डेल एस है, और जो कॉर्ड्स ऑफ पी क्यू है वो डेल आर वेक्टर है। क्या है हमारे पास, डेल आर वेक्टर है। अब देखिएगा इस साइड पे हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ये डी एस हमारे पास मतलब ये स्केलर है, ये डी एस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर है। क्या है, स्केलर है। तो इस साइड पे क्या आ गया वेक्टर, तो जब हम इसके ऊपर मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या, जो उसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जब डेल एस है, जब इसके ऊपर मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास दोनों साइडें स्केलर वाली बन गई। ये क्या आया, डेल एस इज इक्वल टू, ये क्या हम कह देते हैं विच इम्प्लाइज दैट डेल एस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल आर वेक्टर। ठीक है, अब मैंने दोनों साइडों पे क्या अप्लाई कर दिया, मैंने दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखिएगा जब हमने दोनों साइडों पे स्केयर पुट कर दिया तो ये देखिएगा ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये डेल आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, आर वेक्टर ऑफ डेल यू प्लस R2 वेक्टर ओवर डेल वी। ठीक है, अब हम इसको आगे लिखते हैं। अब ये देखिएगा इस साइड पे दोनों साइडों पे स्केयर लगा हुआ है, तो हम इसका ये फॉर्मूला खोल सकते हैं ना, ये a बन गया, ये b बन गया, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। अब ये देखिएगा जब a का स्केयर लूँगा तो R1 डेल u आ जाएगा, जब b का लूँगा तो R2 डेल v आ जाएगा, ये 2R1 मतलब ab आ गया। ठीक है, इसको हमें बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसका R1 के दोनों का स्केयर अलग अलग दे दिया, इसको भी दोनों का स्केयर अलग अलग दे दिया। अब ये देखिएगा एक चीज़ अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आर, इसका ये जब दोनों को स्केयर दिया तो इधर भी स्केयर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इसी तरह सेम इधर भी आ जाएगा। इधर देखिएगा R1 का स्केयर, और ये R1 का स्केयर हमने किसी एक क्वांटिटी के बराबर रख दिया, वो हम उसका नाम दे दिया E का।
R1 का स्केयर को हमने E का नाम दे दिया, R1 और R2 को हमने F का नाम दे दिया, और R2 के स्केयर को हमने G का नेम दे दिया। R2 के स्केयर को हमने G का नेम दे दिया। ये हमने वैल्यूज़ के बराबर रख दी। अब ये देखिएगा, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि दोनों क्वांटिटीज़ को अलग अलग लिख दें, तो जब पहले वाले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R11 आ जाएगा, डेल यू आ जाएगा। जब पहले को दूसरे के साथ करेंगे तो R12 आ जाएगा, डेल यू वी आ जाएगा। जब इस R2 को डेल वी और R1 को डेल यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 R1 आएगा। अब ये देखिएगा, ये हम अब इसको ये कैसे लिखेंगे, R2 डेल यू डेल वी। ये हमें वो नोटेशंस बताती हैं कि नोटेशंस हमें क्या बताती हैं कि हमारे पास जो R12 वेक्टर है या R21 है, जो दोनों सेम होते हैं, तो जो तब दोनों सेम होते हैं तो फिर इनको हम इसके तरह लिख सकते हैं कि 2R1 R2। क्योंकि अगर ये R21 है तो इसको क्या लिखूंगा, R1 और R2। और इसी तरह जब जैसे इसकी दोनों की जगह चेंज हुई तो इसकी भी जगह चेंज होगी, तो इस वजह से ये R2 और मतलब लिखा जा सकता है। ठीक है। अब जब हम इसको आगे देखें तब मैंने ये क्या कर दिया कि ये E के बराबर हो गया, ये F के बराबर और ये G के बराबर। तो ये मैंने ये सिंपली सिर्फ इसकी जगह ये पुट किया, R1 स्केयर की जगह E पुट कर दिया, R12 की जगह F पुट कर दिया और इसकी जगह G पुट कर दिया। ये डेल एस स्केयर है मेरे पास। जब डेल एस स्केयर की दोनों साइडों पे मैं मतलब अंडर रूट ले लेता हूँ तो इस सारे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और इससे ये अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा। ठीक है। तो ये डेल एस इज इक्वल टू ये आ गया। ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास मीट्रिक ऑफ अ सरफेस है, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अ सरफेस एज अ मीट्रिक ऑफ अ सरफेस। ये हमारे पास मीट्रिक ऑफ ऑन अ सरफेस आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, मीट्रिक ऑन अ सरफेस। अब जो हमारे पास ये जो हमने कह दिया कि ये R1 का स्केयर E के बराबर है, R12 F के बराबर है और R2 स्केयर के G के बराबर है, हमने जो पुट किए हैं, ये जो E, F और G हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। इसको हम फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ सरफेस भी कहते हैं, और हम इन्हें फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ है, इन चीज़ों को E और F और G को कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, अब हमारे पास पैरामेट्रिक कर्व है। अब मैंने इसको दो केसों में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे पास पैरामेट्रिक कर्व्स है, इसको मैंने क्या कर दिया, दो केस में मैंने डिवाइड कर दिया। जो मैं कह दिया, इन केस ऑफ पैरामेट्रिक इफ़ V हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, V जब हमारे पास कांस्टेंट होगा तो जब इसका मैं डेल V लूँगा तो वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। जब डेल V ज़ीरो बनेगा तो जब मैं इस फॉर्मूले पे इसको जमा करूँगा, मतलब पुट करूँगा, सॉरी, जब इसमें पुट करूँगा तो ये डेल V ये सारी की सारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। जब इसके अंदर पुट करूँगा तो ये सारी की सारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगी, ये वाली इक्वेशन। तो इसी तरह मैंने ये वाली इक्वेशन लिख ली, ये सिर्फ ये बची। और जब ये बच गई तो ये देखिएगा, दोनों को अंडर रूट ज़्यादा दे दिया मैंने। जब इसको अंडर रूट ज़्यादा दे दिया तो ये ई बन जाएगा, और इसको जब अंडर रूट दिया तो ये अंडर रूट का स्केयर बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये सिर्फ इक्वेशन डेल एस हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, जब पैरामेट्रिक कर्व जो हमारे पास V कांस्टेंट हो। अब जब हम दूसरा केस पढ़ते हैं, जब U कांस्टेंट हो। अब ये देखिएगा, जब हमारे पास U कांस्टेंट होगा तो जब U को हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अब वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो हमने इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर अगर मैं U पुट कर दूं डेल U ज़ीरो, तो ये वाली इक्वेशन सारी की सारी ज़ीरो आ जाएगी, और ये वाली इक्वेशन फिर सारी की सारी ज़ीरो आ जाएगी। सिर्फ कौन सी बचेगी, सिर्फ ये वाली इक्वेशन बचेगी, सिर्फ ये वाली इक्वेशन बचेगी। अब देखिएगा, इधर मैंने सिर्फ ये वाली इक्वेशन लिख ली, जी डेल V का स्केयर। अब देखिएगा, सेम जैसे पहले प्रोसीजर किया था, अंडर रूट अलग दोनों को दे दिया, तो इसका ये अंडर रूट कट गया और ये अंडर रूट G डेल V आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, पैरामेट्रिक, ये लेंथ आ गई, आर्क लेंथ आ गई अलोंग पैरामेट्रिक कर्व। जब हमारे पास V और U जब कांस्टेंट होंगे, जब V और U हमारे पास कांस्टेंट होंगे
तो हमारे पास क्या है, जब हमें इस बात का पता चल गया जब v कांस्टेंट होगा तो उसके बाद हमारे पास जो पैरामेट्रिक कर्व आएंगी, जो कांस्टेंट आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, √e/du आएगा, और जब u कांस्टेंट होगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इसके आगे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिमार्क्स हैं दो, जो आगे वाले इक्वेशंस के अंदर यूज़ होंगे, वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में प्रूफ करते हैं।